बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट एंड द क्रब साइकिल। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कहूँगी कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फैमिलीज। ओके, सो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगर हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें तो हमने ग्लाइकोलिसिस को डिस्कस किया था। सो ग्लाइकोलिसिस के बाद आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज़ द क्रब साइकिल। लेकिन जो ग्लाइकोलिसिस के अंदर हमने देखा था कि इसका एंड प्रोडक्ट जो बना था वो हमारे पास बना था पायरोवेट। लेकिन पायरोवेट जो है वो डायरेक्टली एंटर नहीं होता क्रब साइकिल के अंदर, ये इसको हम कन्वर्ट करते हैं एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर। ठीक है, सो ये एसिटाइल कोएंजाइम फिर एंटर होता है क्रब साइकिल के अंदर। सो पायरोवेट को एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर एंटर करने वाला जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट, या फिर इसको दूसरा नाम दिया जाता है लिंक रिएक्शन का। क्यों लिंक रिएक्शन का नाम दिया जाता है? क्योंकि ये दो प्रोसेसेस या दो आपके कह सकते हैं कि स्टेप्स के दरमियान या दो पाथवेज के दरमियान जो है वो लिंक करवाता है। कौन कौन से दो पाथवे हैं? एक है ग्लाइकोलिसिस और दूसरा है आपका क्रब साइकिल, या फिर आप इसको इंटरमीडिएट फेज का नाम भी दे सकते हैं। अच्छा, तो अगर हम इसके रिएक्शन की बात करें, सो ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट क्या है कि हमने देखा था ग्लाइकोलिसिस के अंदर हमारा जो एंड प्रोडक्ट होता है दैट इज द पायरोवेट, लेकिन पायरोवेट के दो मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, सो पायरोवेट जो है वो सबसे पहले जो है इसकी होती है डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन जैसा कि नाम जाहिर कर रहा है कि रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको ओपन करके लिखूँ, सो इसका कुछ फार्मूला इस तरीके से होता है CH3, ठीक है, बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, C, डबल बॉन्ड O और OH। ठीक है, ये आपके पास है पायरोवेट। यहाँ से आपके पास ये कार्बन डाइऑक्साइड की होती है रिमूवल। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं डी कार्बोक्सिलेशन का। यानी कि पायरोवेट आपके पास जो है वो एक 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, और जो हमारा एंड प्रोडक्ट बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम दैट इज द 2 कार्बन कंपाउंड। सो यहाँ पे होती है डी कार्बोक्सिलेशन, तो यहाँ से यानी कि एक कार्बन निकल गया है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो पीछे आपके पास क्या बच गया? CH3, ठीक है, C, डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, और इसको हम नाम देते हैं एसिटाल्डिहाइड का। अब अगेन यहाँ पे होती है ऑक्सीडेशन, या फिर आप कह सकते हैं डीहाइड्रोजनेशन। इसका क्या? डीहाइड्रोजनेशन जैसा कि नाम जाहिर कर रहा है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगी, या फिर ऑक्सीडेशन को भी हम ऑक्सीडेशन का भी यही मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ से आपके पास जो है वो हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है। ठीक है, और पीछे आपके पास ये जो ग्रुप बच जाता है इसको नाम हम देते हैं एसिटाइल ग्रुप का। अब एसिटाइल ग्रुप है, इसका मतलब है कि यहाँ पे एक बॉन्ड जो है एक्स्ट्रा है, यानी कि यहाँ पे कोई और आके अटैच हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल। ठीक है, सो यहाँ पे आके अटैच हो जाता है आपका कोएंजाइम। सो एसिटाइल ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो यहाँ पे आके कोएंजाइम जब ऐड हो जाता है तो ये बन जाता है एसिटाइल कोएंजाइम। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन निकला था एसिटाल्डिहाइड की जब हुई थी डीहाइड्रोजनेशन, तो ये हाइड्रोजन कहाँ जाता है? बेसिकली ये NAD+ जो है वो एक्सेप्ट करके और कन्वर्ट हो जाता है NADH के अंदर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपके पास कोई ना कोई एनर्जी की फॉर्मेशन भी होती है। अब क्योंकि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स थे पायरोवेट के, तो ये आपके पास ट्वाइस चलता है। ट्वाइस का ये मतलब है कि जो जो चीज़ आपके पास बनेगी वो दो दो बनेगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिमूव हुए हैं और यहाँ पे आपके पास 2 NADH के मॉलिक्यूल्स जनरेट हुए हैं। ठीक है, ये पायरोवेट है, यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्टली हुआ है, तो पायरोवेट से यहाँ पे आपके पास बनता है एसिटाल्डिहाइड। फिर एसिटाल्डिहाइड की होती है डीहाइड्रोजनेशन। ठीक है, हाइड्रोजन निकलता है, सो NAD+ एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो जाता है NADH के अंदर। ठीक है, फिर ये बच जाता है पीछे एसिटाइल ग्रुप। फिर एसिटाइल ग्रुप के अंदर जो है वो कोएंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम आके ऐड होता है, तो ये आपके पास फॉर्मेशन हो जाती है एसिटाइल कोएंजाइम की। ठीक है, अब ये एसिटाइल कोएंजाइम जो है बेसिकली यही जो है ये एंटर होता है क्रब साइकिल के अंदर। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट का हमारा पर्पस क्या था कि हमने पायरोवेट को कन्वर्ट करना था एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर, ताकि वो फिर क्रब साइकिल के अंदर एंटर हो सके। और एसिटाइल कोएंजाइम जो है ये आपके पास 2 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, क्योंकि पायरोवेट 3 कार्बन था, अभी आपके पास 2 कार्बन कंपाउंड है। अच्छा, अगर लोकेशन की बात की जाए तो पायरोवेट की ऑक्सीडेशन होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, ये आपने याद रखनी है बात, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस आपके पास हो रही थी साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं साइटोसोल के अंदर। सो पायरोवेट फिर एंटर हो जाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, एंड देन वहां पे उसकी होती है ऑक्सीडेशन और वो कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द क्रब साइकिल। क्रब साइकिल को क्रब साइकिल क्यों कहा जाता है? आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था उनका नाम था सर हंस क्रब्स। सो इसी वजह से इसको नाम दिया जाता है क्रब साइकिल का।
इसके अलावा इसका दूसरा नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर टीसीए। टीसीए का मतलब है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्यों कहा जाता है? बिकॉज जो इसके अंदर फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा दैट इज द सिट्रेट या फिर सिट्रिक एसिड, ठीक है, और उस सिट्रेट के अंदर आपको 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप नजर आते हैं, इसी वजह से इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर टीसीए या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का नाम भी देते हैं। So because the first compound in the cycle is the citrate that contains the 3 carboxylic acid groups. इसके अलावा अगर टोटल स्टेप्स की बात की जाए तो क्रब साइकिल के अंदर बेसिकली 9 स्टेप्स होते हैं। अच्छा, अब अपना साइकिल देख लेते हैं। सो हमारा प्रोडक्ट बना था ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट के अंदर क्या बना था? एसिटाइल कोएंजाइम बना था। सो ऑक्सैलो एसीटेट जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, जब एसिटाइल कोएंजाइम बन जाता है तो ये रिएक्ट करता है ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर, ठीक है। और अगेन यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन वाटर मॉलिक्यूल भी यहाँ पे एक ऐड होता है। सो इन तीनों के रिएक्शन की वजह से जो आपके पास कंपाउंड बनता है दैट इज द सिट्रिक एसिड, ठीक है। अच्छा, जैसे ही ये दोनों रिएक्ट करते हैं और सिट्रिक एसिड बन जाता है तो इसके बाद ये जो कोएंजाइम होता है ये यहाँ से अगेन रिलीज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब सिट्रिक एसिड जो है वो अपने आइसोमर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ आइसोमरेज एंजाइम, ठीक है। तो वो कौन सा है? आइसोसिट्रिक एसिड। आइसोसिट्रिक एसिड और सिट्रिक एसिड एक दूसरे के आइसोमर्स हैं विच हैव द सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, यानी कि एक दूसरे के अंदर इंटरचेंजेबल हो सकते हैं। सो सिट्रिक एसिड जो है, अच्छा, ये ऑक्सैलो एसीटेट जो था ये आपके पास 4 कार्बन कंपाउंड था और एसिटाइल कोएंजाइम जो था ये आपके पास 2 कार्बन कंपाउंड था। सो जो आपके पास रिजल्टिंग कंपाउंड सिट्रिक एसिड बना है दैट इज द 6 कार्बन कंपाउंड। अच्छा, यहाँ पे जो होती है वो अगेन सिट्रिक एसिड जो है वो अपने आइसोमर के अंदर एंटर होता है विद द हेल्प ऑफ आइसोमरेज एंजाइम और ये भी आपके पास क्या है? 6 कार्बन कंपाउंड है। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी होगी डी कार्बोक्सिलेशन या फिर आप ऑक्सीडेशन कह सकते हैं, सॉरी हाँ, ऑक्सीडेशन भी होगी और साथ में डी कार्बोक्सिलेशन भी होगी, ठीक है। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी, यानी कि एक कार्बन जो है वो कम हो जाएगा। सो यहाँ से एक कार्बन निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में यहाँ से जो है वो हाइड्रोजन निकलेगा, यानी कि ऑक्सीडेशन होगी और वो हाइड्रोजन जो है वो NAD+ एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो जाएगा NADH के अंदर, ठीक है। यहाँ पे जो एंजाइम जो है इन्वॉल्व है वो साथ में लिखे हुए हैं, ठीक है। आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज एक्ट करेगा और अब आइसोसिट्रेट के अंदर से एक कार्बन निकल गया तो ये आपके पास जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड के अंदर, ठीक है। और ये आपके पास है 5 कार्बन कंपाउंड। ओके, सो अगेन यहाँ पे जो है इसकी जो होगी वो डीकार्बोक्सिलेशन होगी और साथ में ऑक्सीडेशन होगी, यानी कि अगेन आपके पास एक कार्बन निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन जो निकलेगा वो NAD+ एक्सेप्ट करके जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा NADH के अंदर, ठीक है। और अल्फा ग्लूटारिक एसिड जो है, क्योंकि इसके अंदर से कार्बन निकल चुका है, ठीक है, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आ गई हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनाइल कोएंजाइम। अब यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीडेशन नहीं होगी बल्कि यहाँ पे एडिशन ऑफ कोएंजाइम भी होगा। जैसा कि ऊपर हमने देखा था कि यहाँ से कोएंजाइम अगेन रिलीज हो गया था तो यही कोएंजाइम जो है यहाँ पे अगेन ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्लूटारिक एसिड जो है यहाँ से कार्बन निकला है तो ये सक्सिनाइल में कन्वर्ट हुआ है क्योंकि यहाँ पे एडिशन हुई है कोएंजाइम की, तो ये टोटल आपके पास क्या बनेगा? कंप्लीट प्रोडक्ट सक्सिनाइल कोएंजाइम बन चुका है और ये आपके पास है 4। नेक्स्ट होगा वो सक्सिनाइल कोएंजाइम जो है वो कन्वर्ट होगा सक्सीनेट के अंदर। कैसे होगा? जैसा कि आप देख रहे हैं कि सक्सीनेट के साथ कोई कोएंजाइम नहीं है, इसका मतलब है कि इसके सक्सिनाइल कोएंजाइम के अंदर से जो है वो कोएंजाइम अगेन जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। कोएंजाइम के रिमूव होने की वजह से यहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज होती है और उसी एनर्जी को यूज करते हुए यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो जीटीपी जो क्या है? गवानीन डाइफॉस्फेट, ये भी एटीपी की तरह ही है, यानी कि 1 जीटीपी इक्वल होता है 1 एडीपी के, ठीक है, यानी कि 1 जीटीपी इक्वल होता है 1 एटीपी के, ये भी आपके पास एनर्जी ही है। सो यहाँ पे जीटीपी जो है वो एक फॉस्फेट को अपने साथ अटैच कर लेगा, ठीक है, कौन सी एनर्जी को यूज करते हुए? जो कि रिमूवल ऑफ कोएंजाइम की वजह से रिलीज हुई थी, उसी एनर्जी को यूज करते हुए यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो जीटीपी के साथ आके अटैच होगा और जीटीपी कन्वर्ट हो जाएगा जीटीपी के अंदर, ठीक है। और जीटीपी अगेन रिएक्ट करेगा एडीपी के साथ, ठीक है, एडीपी के साथ, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ, और ये फॉस्फेट ग्रुप जो है वो आके अटैच हो जाएगा एडीपी के साथ, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर एक फॉस्फेट आ गया तो अब ये डाई नहीं रहा बल्कि ट्राई हो चुका है, ठीक है। तो ये आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एटीपी के साथ में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपके पास इनडायरेक्टली एटीपी की फॉर्मेशन ही हुई है, ठीक है। जीटीपी और एटीपी में फर्क नहीं है, 1 जीटीपी 1 एटीपी के ही इक्वल होता है और दोनों ही आपके पास एनर्जीज हैं, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे अब आपके पास जो प्रोडक्ट बना है ये आपके पास सक्सीनेट है, ये आपके पास 4 कार्बन ही है, क्योंकि अब यहाँ पे कोई अगेन जो है वो डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगी। अब सक्सीनेट क्या होगा, यहाँ पे अगेन इसकी होगी डीहाइड्रोजनेशन या ऑक्सीडेशन होगी, यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा एक, ठीक है। हाइड्रोजन निकलेगा तो FAD जो है वो इसको एक्सेप्ट करके FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपके पास एनर्जी ही है। और जब ये यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो सक्सीनेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूमारेट के अंदर, ठीक है। और ये भी आपके पास क्या है, 4 कार्बन कंपाउंड है। अब फ्यूमारेट के अंदर आके एक वाटर मोलिक्यूल ऐड होगा, यानी कि एडिशन ऑफ वाटर मोलिक्यूल होगी, और आपके पास फ्यूमारेट कन्वर्ट हो जाएगा मैलेट के अंदर। मैलेट भी अगेन आपके पास क्या है, 4 कार्बन कंपाउंड ही है। उसके बाद मैलेट की अगेन होगी ऑक्सीडेशन, यानी कि यहाँ पे अगेन जो है वो हाइड्रोजन एक रिलीज होगा, रिमूव होगा मैलेट के अंदर से, और वो हाइड्रोजन जो है वो NAD+ एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो जाएगा NADH के अंदर, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकल चुका है, स्ट्रक्चरल चेंजेस आई हैं, तो अगेन आपके पास जो मैलेट है वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर, ठीक है। क्योंकि ये एक साइक्लिक पाथवे है, और आपको पता है कि साइक्लिक पाथवे एक ऐसा पाथवे होता है कि जिसमें आपका जो इनिशियल स्टेज होती है, आप अगेन जो है वो साइकिल चल के अपनी इनिशियल स्टेज पे आ जाता है, क्योंकि हमने ऑक्सैलो एसीटेट से स्टार्ट लिया था और ये एक साइक्लिक पाथवे है, तो अगेन आपका जो ऑक्सैलो एसीटेट है वो दोबारा से बन जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो क्रब साइकिल है वो ट्वाइस चलेगा, क्योंकि हमें पता है कि 2 एसिटाइल कोएंजाइम थे, ठीक है, क्योंकि 2 पायरुवेट बने थे, 2 एसिटाइल कोएंजाइम बने थे, और ये साइकिल जो है वो 2 दफा चलेगा, और जितने भी आपके पास प्रोडक्ट बने हैं वो आपके पास 2-2 बनेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम टोटल आउटपुट की बात करें कि हमारे पास कितनी एनर्जी के मोलिक्यूल्स यहाँ पे बने हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं NADH की। सो NADH के मोलिक्यूल्स एक यहाँ पे बना है, ठीक है, एक यहाँ पे बना है और एक यहाँ पे बना है, यानी कि टोटल आपके पास साइकिल में 3 NADH के मोलिक्यूल बने हैं। लेकिन क्योंकि हमने बात की है कि ये साइकिल ट्वाइस चलेगा, तो आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब है कि 6 आपके पास जो है वो NADH के मोलिक्यूल्स बने हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज हुई है, एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज हुई है, 2 हुई है, लेकिन साइकिल ट्वाइस चलेगा, तो 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब है कि 4 कार्बन डाइऑक्साइड के मोलिक्यूल्स जो हैं वो रिलीज हुए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं ATP की। यहाँ पे ATP की फॉर्मेशन सिर्फ यहाँ पे हुई है, यानी कि एक ATP बनी है, और क्योंकि साइकिल ट्वाइस चलेगा तो 2 मोलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक है। 2 मोलिक्यूल्स आपके पास किसके बनेंगे, ATP के बनेंगे। इसके अलावा हमारे पास क्या बना है, FADH2 बना है, ये भी आपके पास क्या है, एनर्जी ही है। FADH भी जो है वो एक ही दफा बना है, इसका मतलब है कि साइकिल ट्वाइस चलेगा, तो हम कह सकते हैं कि 2 जो है वो FADH2 के मोलिक्यूल्स बने हैं, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट एंड द क्रब साइकिल। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रॉन